हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्त। इसका मतलब है अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। साहब ये वो लाइन है जो कश्मीर के लिए इस्तेमाल की जाती है और 10 साल बाद इसी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अब आप यहीं पर मुझे टोक सकते हैं कि भाई 10 साल बाद क्यों? हमने वो बचपन से किताबों में पढ़ा था और हकीकत में भी देखा था कि चुनाव इंडिया में तो हर 5 साल में होते हैं, तो फिर कश्मीर में 10 साल बाद क्यों? बताऊंगा आपको वो भी, लेकिन पहले इन इलेक्शंस की कुछ डिटेल्स बताते हैं। ये इलेक्शन 3 फेज में हो रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल 370 के हटने के बाद पहली बार हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर सेंटर की बीजेपी सरकार ने काफी कुछ बदल दिया है, जिसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि ये खेल है जो बीजेपी खेल रही है। लेकिन कहानी सिर्फ एक साइड की नहीं होती। दरअसल स्पेशल स्टेट्स देने वाले आर्टिकल 370 हटाने के साथ ही लद्दाख को अलग करके जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और परिसीमन के जरिए 7 सीटें बढ़ा दी गईं। अब इन बढ़ी हुई 7 सीटों से बीजेपी क्या खेल करने का प्लान कर रही है? आखिर 47 सीटों वाले कश्मीर में सिर्फ 19 कैंडिडेट ही क्यों उतारे हैं? पिछले 10 साल से इलेक्शन क्यों नहीं हुए थे और इस दौरान कितना कुछ बदल गया है कश्मीर? सब आपको बताता हूं, आप इस वीडियो के साथ मेरे साथ बस बने रहना। आइए 2014 से शुरू करते हैं। देखिए 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में कुल 111 सीटें थीं। इनमें से 24 सीटें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके के लिए रिजर्व हैं, जहां चुनाव नहीं हुए। बाकी 87 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें लद्दाख की 4 सीटें भी शामिल थी। 2014 में पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन मेजॉरिटी का जो जादुई नंबर होता है वो नहीं ला सकी। वहीं बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की। ऐसे में मार्च 2015 में पीडीपी बीजेपी अलायंस बना और महबूबा मुफ्ती सीएम बनी। लेकिन जून 2018 में बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया और जम्मू कश्मीर फिर से राज्यपाल शासन की तरफ बढ़ने लगा। अब इसके बाद जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया और परिसीमन आयोग ने 5 मई 2022 को अपनी रिपोर्ट पेश की कि भाई यहाँ पर और सीटें ऐड की जाएं। अब रिपोर्ट के मुताबिक देखिए जम्मू और कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें और संसदीय सीटें यानी लोकसभा सीटें होंगी। डिवीजन की नजर से देखें तो जम्मू डिवीजन में 6 सीटें बढ़ाकर 43 विधानसभा सीटें की गई हैं और कश्मीर घाटी में 1 सीट जोड़कर 47 सीटें बनाई गई हैं। अब यहीं पर जो है खेल की बू लोग सूंघ रहे हैं, क्योंकि आजकल राजनीति में धर्म बहुत मायने रखता है। दरअसल जम्मू डिवीजन के सांबा जिले में रामगढ़, कठुआ में जसरोता, राजौरी में थन्ना मंडी, किशतवाड़ में पड्डेर, नागसेनी, डोडा में डोडा पश्चिम और उधमपुर में रामनगर सीट जोड़ी गई है। वहीं कश्मीर घाटी में कुपवाड़ा जिले में त्रिहेगाम नई सीट शामिल की गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें बनाई गई, जो बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर और जम्मू है। अब कश्मीर की पार्टियों का आरोप यह है कि नए परिसीमन के जरिए बीजेपी हिंदू मेजॉरिटी वाले जम्मू को राजनीतिक बढ़त दिलाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बहुल वाले कश्मीर में 46 सीटें थी और बहुमत के लिए 44 सीटें होनी चाहिए थी। हिंदू मेजॉरिटी इलाके जम्मू में 47 सीटें थी। ऐसे में ज्यादातर मुख्यमंत्री कश्मीर के बनते रहे हैं। परिसीमन के बाद ये गणित बदल गया। दरअसल नए परिसीमन के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों में से अब 43 जम्मू में और 47 कश्मीर में होंगी। इनमें 7 सीटें एससी और 9 एसटी के लिए रिजर्व हैं। अब इन बदलावों के बाद जम्मू में 44% आबादी 48% सीटों पर वोटिंग करेगी। कश्मीर में रहने वाले 56% लोग बची हुई 52% सीटों पर वोटिंग करेंगे। अभी तक कश्मीर के 56% लोग 55.4% सीटों पर और जम्मू के 43.8% लोग 44.5% सीटों पर वोट करते थे। माने पासा पलटने का हिसाब अब हो गया है। लेकिन अब एक सवाल और आता है कि परिसीमन में जम्मू की सीटें बढ़ाने से बीजेपी को कैसे फायदा होगा। देखिए कहने वाले कह रहे हैं कि नए परिसीमन में जम्मू के लिए जो 6 सीटें बढ़ी हैं, जिनमें से ज्यादातर जिले हिंदू मेजॉरिटी वाले हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक कठुआ, सांभा और उधमपुर हिंदू मेजॉरिटी इलाके हैं।
कठुआ की हिंदू आबादी 87% है, सांबा में 86% और उधमपुर में 88%। किश्तवाड़, डोडा और राजौरी जिलों में भी हिंदुओं की आबादी 35 से 45% है। ऐसे में माना जा रहा है साहब कि परिसीमन में जम्मू में 6 सीटें और जुड़ने से बीजेपी और मजबूत होगी। वहीं इससे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होने के चांसेस भी है और इसलिए बीजेपी 2002 वाली टैक्टिक को अलग तरीके से लगाने में प्लान में है। नहीं समझे? रुको समझाता हूँ। देखो, साल था 2002 का, केंद्र में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की और इसी साल हुए जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 29 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे। 29 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारने को बीजेपी ने रणनीति का हिस्सा बताया, लेकिन जब चुनाव के रिजल्ट आए तो पार्टी सिर्फ एक सीट पर ही सिमट गई। अब साल है 2024, जम्मू कश्मीर की सियासी फिजा से लेकर समीकरण तक बदल चुके हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 28 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे। जिन 28 सीटों पर पार्टी की तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं, वो सभी सीटें कश्मीर रीजन की हैं। माने बीजेपी सिर्फ जम्मू के भरोसे सरकार बनाने के प्लान में है। अब भले बीजेपी की सेंटर लीडरशिप इसे प्लान बता रही हो, पर भाई आम लोग इसे थोड़ी हैरानी वाली निगाह से तो देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी के कई बड़े नेताओं ने दावा किया था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से घाटी में पहले के मुकाबले शांति है और कश्मीर घाटी के लोगों का भी सरकार और भारतीय जनता पार्टी में भरोसा जो है बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कश्मीर में उम्मीदवार नहीं उतारना और फिर विधानसभा चुनाव में 47 सीटों में से सिर्फ 19 पर कैंडिडेट उतारना और 28 सीटों को खाली छोड़ देना सवाल खड़े कर रहा है गुरु। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। आइए अब इसे 2 पॉइंट्स में आपको समझाता हूं। पहले रणनीतिक पहलू समझते हैं। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी के लिए घाटी की राह आसान नहीं है। पार्टी यहां इस बार सरकार बनाने के लिए 2 रणनीति पर काम कर रही है। पहली रणनीति, जम्मू रीजन की सभी 43 सीटें जीतने की कोशिश, जिससे श्रीनगर में सरकार बनाने के लिए जरूरी 46 के नंबर को आसानी से छुआ जा सके। दूसरी रणनीति, घाटी में इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की है। बीजेपी जानती है साहब कि कश्मीर रीजन की अगर सभी सीटें इंडिया गठबंधन नहीं जीतती है तो उसकी सरकार बनाने के लिए उसकी राह आसान हो जाएगी। कहा जा रहा है कि इन दोनों रणनीति को अमल में लाने के लिए बीजेपी ने 28 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे। पार्टी के समर्थक पर्दे के पीछे से इन 28 सीटों पर उन उम्मीदवारों को वोट करेंगे जो इंडिया गठबंधन को हराने के काबिल होंगे, क्योंकि बीजेपी जानती है कि कश्मीर में लोकल लीडर बहुत बने हैं जिनमें बड़े बड़े नेताओं को हराने की ताकत है। जेल से लोकसभा इलेक्शन जीतने वाले इंजीनियर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। हाल ही में लोकसभा में घाटी की 3 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। इनमें से एक सीट बारामूला में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब एक वजह सियासी मजबूरी भी है। दरअसल बीजेपी ने जिन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे वहां पार्टी का कोई बस नहीं चलता है। जिन 28 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा है वहां पहले पार्टी की जमानत ही जब्त होती रही है। मसलन 2014 में बीजेपी को कुपवाड़ा की सीटों पर करीब 2% ही वोट मिले थे। यही हाल बारामूला और श्रीनगर से लेकर अनंतनाग की सीटों पर भी था। इसकी वजह यहाँ की डेमोग्राफी है। घाटी की ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम समुदाय की आबादी 90% से ज्यादा है, जो बीजेपी की राजनीति में फिट नहीं बैठते। यही वजह है साहब कि बीजेपी ने इन सीटों पर उम्मीदवार नहीं खड़े किए। अगर इस इलेक्शन की बात की जाए तो पिछली बार की तरह इस बार भी जम्मू कश्मीर के चुनाव में मेनली 4 राजनीतिक पार्टी मैदान में होंगी। इनमें बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। यहाँ अब लेकिन अलायंस बन गया है। वहीं इंडिया अलायंस, जिसका मुकाबला सीधे बीजेपी से है। खैर, एक्सपर्ट्स की माने तो जम्मू में सीटें बढ़ाने से बीजेपी को फायदा मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन इतना नहीं है कि वो सरकार बना पाए। इसकी एक वजह कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस भी है, क्योंकि 2018 में बीजेपी पीडीपी की सरकार गिरने के बाद कश्मीर की झेलम नदी में बहुत पानी बह चुका है। चलिए अब आपको बता दूं 2018 से अब तक कितना बदल गया है कश्मीर और वहां पर चुनाव 10 साल बाद क्यों हो रहे हैं। तारीख 19 जून 2018। 3 साल पुरानी एक बेमेल गठबंधन वाली सरकार यानी बीजेपी पीडीपी का मेल खत्म हो गया, यानी दोनों का अलायंस टूट जाता है और इसके कुछ घंटों बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा भी दे दिया। बेमेल गठबंधन इसलिए क्योंकि कश्मीर के मसले पर बिल्कुल अलग राय होने के बावजूद दोनों पार्टी सरकार बनाने के चक्कर में साथ आई थी। नवंबर-दिसंबर 2014 में कश्मीर में आखिरी विधानसभा चुनाव हुए थे। लोकसभा चुनाव में भारी जीत से उत्साहित बीजेपी यहां भी अपने दम पर सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
जम्मू डिवीजन की सारी 25 सीटें बीजेपी को मिली थी। कश्मीर और लद्दाख में एक भी सीट नहीं मिली थी। दूसरी तरफ घाटी में बीजेपी की जीत का डर दिखाकर चुनाव लड़ने वाली पीडीपी को 28 सीटें आई थी। माने साहब किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली। लंबे जोर झपाट के बाद मार्च 2015 में जाके भाजपा पीडीपी की सरकार बनती है और मुफ्ती मोहम्मद सैयद मुख्यमंत्री बने। डिप्टी सीएम बीजेपी को मिला था। जनवरी 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद की मौत हो गई और राज्य में राज्यपाल शासन लागू हो गया, जो 88 दिनों तक चला। इसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी महबूबा मुफ्ती लगातार भाजपा के कांटेक्ट में रही। बातचीत के बाद अप्रैल में महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कई मसलों पर दोनों दलों में खटपट शुरू हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि जून 2018 में सरकार खत्म हो गई। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल तब से ही राज्य में चुनाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जाने के बाद वहां राज्यपाल शासन लागू हो गया। राज्यपाल शासन के बीच 21 नवंबर 2018 को तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग कर दी। ये तब हुआ जब पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी और कांग्रेस के सपोर्ट में सरकार बनाने की कोशिश की। 21 नवंबर 2018 को ही महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया था। बताया था कि वो सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली चिट्ठी राज्यपाल तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पहुंचा नहीं पा रही हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा था, मैं ये चिट्ठी राजभवन भेजने की कोशिश कर रही थी। अजीब यह है कि मेरा भेजा हुआ फैक्स वहां रिसीव नहीं हो रहा है। मैंने फोन करके राज्यपाल से बात करने की कोशिश की, मगर वो फोन पर भी नहीं आ रहे हैं, अवेलेबल नहीं है। उम्मीद करती हूं कि आप यहां पर इसे देख लेंगे। अब दूसरी तरफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस में प्रमुख सज्जाद लोन ने भी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। 21 नवंबर को ही लोन ने व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट लगाकर एक ट्वीट किया था, हमने गवर्नर के पास सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए एक चिट्ठी भेजी है, फैक्स काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमने ये चिट्ठी गवर्नर के पीए को व्हाट्सएप कर दी है। अब इसके बाद 21 नवंबर की रात ये खबर आती है कि राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी है। इसके पीछे उन्होंने कई दलीलें दी थी, मसलन अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाली पार्टियों के साथ मिलने से स्थिर सरकार बनाना नामुमकिन है। वहीं राज्यपाल ने दूसरी दलील ये दी थी कि विधायकों की खरीद फरोख्त की खबरें आ रही हैं। ऐसी चीजें डेमोक्रेसी के लिहाज से सही नहीं है। इसके बाद 18 दिसंबर 2018 की तारीख आती है। 6 महीने के गवर्नर्स रूल का खात्मा हुआ और लग गया प्रेसिडेंट रूल, जो कि आर्टिकल 370 के खत्म किए जाने तक रहा। सरकार ने तब भी कहा था कि सही समय आने पर विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। अब ये तो हम सबको पता है साहब कि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे टर्म का पहला सबसे बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को हटाना था। इस आर्टिकल के तहत ही जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को अलग से कुछ ताकतें मिली हुई थी। मसलन जम्मू कश्मीर के बारे में संसद सिर्फ डिफेंस, विदेशी मामले और कम्युनिकेशन के मामले में ही कानून बना सकती थी। अगर संसद ने कोई कानून बनाया है और उसे जम्मू कश्मीर में लागू करना है, तो राज्य की विधानसभा को भी इसकी मंजूरी देनी पड़ती थी। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के अलावा किसी दूसरे राज्य का नागरिक जमीन नहीं खरीद सकता था। यहाँ की विधानसभा का टेन्योर 6 साल होता था। राज्य का अपना झंडा भी था। 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्टिकल 370 का इस्तेमाल किया और आदेश दिया कि जम्मू कश्मीर में भारतीय विधानसभा के सभी प्रावधान लागू होंगे। इस आर्टिकल को खत्म करने के लिए संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 लाया गया था। 5 अगस्त को ही गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ऐलान किया कि आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही आर्टिकल 35A भी खत्म हो गया है, जिससे राज्य के स्थायी निवासी की पहचान होती थी। 370 हटने के साथ बताया गया कि भाई जम्मू कश्मीर की जगह अब 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तब से दोनों प्रदेशों का एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। तब यह बताया भी गया था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा यानी कंप्लीट स्टेट हुड वापस मिल जाएगा। और इस बार के इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा यही है। एक तरफ बीजेपी चुनाव जीतते ही इसे लागू करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस भी यही कह रहे हैं कि सरकार बनते ही हम भी यही करेंगे। पर एक आखिरी सवाल अभी भी आता है कि भाई जम्मू कश्मीर को कंप्लीट स्टेटहुड कब मिलेगा। 11 दिसंबर 2023 को संसद में अपने भाषण में दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल किया जाएगा। क्या ये सो कॉल्ड उचित समय आ गया है? इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बयानों से ही समझ आ सकता है। बयान 1, तारीख 12 अप्रैल 2024, जगह उधमपुर। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, मोदी बहुत आगे की सोचता है। अब तक जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे।
जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने सपनों को अपने विधायक और अपने मंत्रियों के साथ साझा कर सकेंगे। अब बयान 2, तारीख 8 अगस्त 2024, जगह श्रीनगर। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री आठवले ने कहा, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव मोस्टली अक्टूबर में होने, इसलिए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की घोषणा उसी वक्त हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ विधानसभा चुनाव भी अक्टूबर में कराए जाएं। अब इन दोनों बयानों से इतना तो समझ में आता है साहब कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं, ये वहां के इलेक्शन रिजल्ट्स पर डिपेंड करेगा। सरकार की एक लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन है, वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कंप्लीट स्टेटहुड मिलना मुश्किल है। माने अगर रिजल्ट बीजेपी के फेवर में आते हैं तो ये जल्दी हो सकता है, नहीं तो पता नहीं कब तक होगा। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर में फिर से सरकार बना पाएगी या फिर घाटी में फिर वो एंट्री नहीं कर पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।